स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट पार्ट ले रहे हैं खिलाफत आंदोलन। हेडिंग है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, ध्यान से सुनेंगे। ये जो खिलाफत आंदोलन है ये भारतीय मुद्दे को लेकर के नहीं चलाया, बल्कि विदेशी मुद्दे को लेकर के चलाया है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरण जो विदेशी मुद्दे को लेकर के चलाया गया था, तो वो कौन सा हो गया, खिलाफत आंदोलन। और ये तुर्की के मुद्दे को लेकर के चलाया था। क्या थी इसकी कहानी समझें। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे दूरी राष्ट्र। इन दूरी राष्ट्रों में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। इधर थे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सभी देश इसी तरफ थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब तुर्की जर्मनी के साथ था और ये इंग्लैंड से हार गया। इंग्लैंड ने, या उस समय पेरिस सम्मेलन में 6 वर्ष की संधि के द्वारा यहाँ का जो तुर्की साम्राज्य है इसका विभाजन किया जाए और खलीफा के पद को समाप्त किया जाए। ये ब्रिटिश सरकार या उस समय पेरिस सम्मेलन में चर्चा थी। इसके विरोध में भारत के मुसलमानों ने 2 मुद्दों पर लेकर के, पहला खलीफा का पद बनाए रखा जाए और दूसरा तुर्की का विभाजन नहीं किया जाए। इन मुद्दों को लेकर के खिलाफत आंदोलन चलाया। देखो कब का है खिलाफत आंदोलन, 1919। किस मुद्दे को लेके थे, विदेशी मुद्दे को लेकर के। किस देश के मुद्दे को लेके, तुर्की के मुद्दे को। उद्देश्य क्या थे, खिलाफत का पद बनाए रखा जाए और तुर्की का विभाजन न किया जाए। अब खलीफा क्या होता था, देखो खलीफा क्या होता था। मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए। और ये खलीफा का जो पद था ये मुस्लिम शासन में राजनीतिक और धार्मिक दोनों पर खलीफा का ही अधिकार था। तो खलीफा क्या हो गए, एक तरह से वहाँ के शासक भी हो गए और धार्मिक नेता भी हो गए। तो दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं सब जगह खलीफा का सम्मान किया जाता है और दुनिया के जितने भी शासक थे वो खलीफा को अपना शासक मानते और खलीफा के सहायक के रूप में शासन करते थे। जैसे सल्तनत काल है भारत में, तो सल्तनत काल के शासकों ने अपने आप को खलीफा का सहायक माना। तो महत्वपूर्ण बात यह है, खलीफा उनका धार्मिक व राजनीतिक गुरु था। दुनिया के कहीं के भी मुसलमान हो, सबका धार्मिक गुरु खलीफा होता था। तो इसलिए खलीफा के पद को बनाए रखना चाहते थे इन मुद्दों को लेकर के। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये आंदोलन किन का था, ये भारतीय मुसलमानों का था। भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया। सुनो, इस आंदोलन के लिए सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और एक वेरी इंपॉर्टेंट लगा के, 4 बार इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेंगे। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को
खिलाफत कमेटी के सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है, दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखो, ये जो दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन था, इसमें मोतीलाल नेहरू व मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। कांग्रेस और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम में समन्वय हो और एक अच्छा मौका है, इस मुद्दे को लेकर के एक साथ मिलकर हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए मुसलमानों द्वारा चलाए गए खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का पक्ष लिया। और ये केवल 2 मुद्दे ही ऐसे हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ काम किया। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए थे और मुस्लिम लीग व कांग्रेस में समझौता हो गया था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तुष्टीकरण की नीति स्वीकार कर ली थी और यहाँ मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तरदायी शासन के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेने का या उसको समर्थन करने का आश्वासन दिया था। इसी वक्त गांधी जी ने समन्वय का अच्छा मौका देख करके खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। अब गांधी जी के कहने पर डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड गया था। इसे सफलता नहीं मिली तो दूसरा शिष्टमंडल मौलाना शौकत अली व मोहम्मद अली के नेतृत्व में पुणे भेजा गया। अब एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, खिलाफत दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 21 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। इस खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए पत्रिकाएं निकाली गई। अब मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पत्रिका निकाली? अल हिलाल अल बिलाल, दोनों उर्दू भाषा की पत्रिका है। मौलाना मोहम्मद अली ने इन्होंने निकाली कॉमरेड हमदर्द, यह भी उर्दू भाषा की पत्रिकाएं हैं। आप एक बात का ध्यान रखोगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ये मौलाना मोहम्मद अली। भारत के इतिहास में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ये 2 प्रमुख मुस्लिम नेता हुए हैं जो अली बंधु के नाम से जाने गए। अली बंधु, तो आप याद रखना मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद अली में अंतर है, जिन्ना अलग थे। तो मौलाना मोहम्मद अली द्वारा कामरेड और हमदर्द पत्रिका निकाली गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने डॉन पत्रिका निकाली थी, जिन्ना की पत्रिका थी डॉन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हो गई कॉमरेड हमदर्द। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों को हमने निर्देशित कर दिया अली बंधु के नाम से। मध्यकाल में भी अली बंधु थे, शहीद बंधु, ये अली बंधु थे, वो शहीद बंधु थे जो मध्यकाल में किंग मेकर होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद ये शहीद बंधु 4 शासकों को गद्दी पर बैठाते हैं और उनको भारत में मध्यकाल में किंग निर्माता कहलाए, वो थे शहीद बंधु। एक एरोप्लेन की भी आविष्कार किया था राइट बंधु ने। चलिए, तो ये हो गए हमारे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अंसारी। खिलाफत आंदोलन, ये हमारा खिलाफत आंदोलन है। कौन कौन से प्रश्न आए इसमें? सबसे पहला प्रश्न, वह कौन सा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है जो विदेशी मुद्दे को लेकर चला? कौन सा आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब का है? 1919। खिलाफत आंदोलन किस देश के मुद्दे को लेकर
किया तुर्की के मुद्दे को। अगला, दिल्ली में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। चाहे आप ये तारीख छोड़ देना, सितंबर 1919, 24 नवंबर, नहीं, इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। एक खिलाफत दिवस याद करना है, कब का है? 21 अगस्त 1920। और खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? अली बंधु। मुख्य नेता कौन थे? अली बंधु। और एक अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी। आप ध्यान रखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन, जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं वो अलग थे मिसाइल मैन। ये जो अबुल कलाम आज़ाद है, इनका जो जन्म दिवस है 11 नवंबर, वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस 5 सितंबर है, ये मनाया जाता है शिक्षा दिवस। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम शुरू करते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण बहुत महत्वपूर्ण है और रीट में एग्जाम में तृतीय चरण से ही प्रश्न आएगा। तृतीय जो चरण है ये 1919 से 1947 है। इसे गांधी युग भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। तृतीय चरण किस नाम से जाना जाता है? गांधी जी। अब इसमें हम गांधी जी, अब आगे का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो गांधी जी के नेतृत्व में होगा, तो गांधी जी को विस्तार से पढ़ेंगे। गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। यहाँ एक प्रश्न ज्योग्राफी में भी आता है कि ये जो पोरबंदर क्षेत्र है ये गुजरात के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? काठियावाड़। याद रखना, पोरबंदर बंदरगाह जो है वो काठियावाड़, गुजरात में पड़ता है। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। पिता का नाम जुड़ के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी कहलाता। माता का नाम था पुतली बाई। पत्नी याद कर लेंगे, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में जेल में मृत्यु हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट पूछा जाता, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कस्तूरबा गांधी जेल में मृत्यु हुई थी जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चला रखा था तब। गांधी जी की उपाधि थी बापू, ये दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि है ये सुभाष चंद्र बोस ने दी। जब सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का जब अभियान शुरू कर रहे थे तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आज़ाद हिंद फौज को आप आशीर्वाद दो जिससे अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा सकें। महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में सफल नेतृत्व को देखते हुए। अब्दुल्ला एंड कंपनी के वकील बनकर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। जब वे डरबन से प्रोटोरिया जा रहे थे तब नेटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग में ट्रेन से उतार दिया गया था। यही वो जगह है जिसने महात्मा गांधी के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। महात्मा गांधी जी प्रथम श्रेणी की रेलवे टिकट ले रखी थी और वहाँ अंग्रेजों ने ये कहा कि हम काले व्यक्तियों को यहाँ नहीं बैठने देंगे। महात्मा गांधी जी के पास भी वही उतने ही पैसे की टिकट थी, पर फिर भी जबरदस्ती इनको उतार दिया गया। इस रंग भेद की नीति ने इस तरह से प्रभावित किया महात्मा गांधी को, उनका जीवन ही एक अलग दिशा में चला गया और एक बहुत ही प्रसिद्धि पाई महात्मा गांधी जी ने। तो ये घटना है मैरिट्सबर्ग की दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की। यहाँ महात्मा गांधी के सहयोगी थे जर्मन शिल्पकार कार्लेन बाख। इनकी मदद से टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की थी। एक इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी जी के जो समाचार पत्र पढ़ते हैं तो इंडियन ओपिनियन, ये समाचार पत्र महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निकाला था अंग्रेजी भाषा में।
1904 में वहीं दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1907 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध किया था। आपको ध्यान होगा भारत में सर्वप्रथम किया था 1917 में, अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग था 1907 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध। एक वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी है। महात्मा गांधी की पुस्तकें काफ़ी हैं पर दो सबसे महत्वपूर्ण है, एक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और दूसरी ये दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई थी, हिंद स्वराज। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। ये दक्षिण अफ्रीका से लंदन जाते समय पानी की जहाज में लिखी गई थी ये पुस्तक। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, इम्पोर्टेंट है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और मई 1915 में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी पर बसा हुआ है अहमदाबाद, और उसी साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे, ये भारत सरकार की तरफ से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और भारत सरकार ने वर्ष 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मना रही है। एक 7 से 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होता है, हमेशा 7 से 9 जनवरी, खूब इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम करंट में करेंगे। 26 का, अब देखो महात्मा गांधी जी बहुत विस्तार से हैं, खूब पढ़ना पड़ता है महात्मा गांधी जी के बारे में, पर आप एग्जाम दृष्टिकोण से पढ़े। कुछ बच्चे सोचते हैं कि महात्मा गांधी जी का योगदान बहुत कम था, कम नहीं था महात्मा गांधी जी का योगदान। आगे हम चर्चा करेंगे किस तरह से कांग्रेस को एक जन आंदोलन बना दिया था, पर आप ये जो तथ्य हैं इनको याद कर लोगे। इसमें एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये उपाधियाँ, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। एक ये किस स्थान पर उतार दिया था, मेरिट स्वर्ग। फिर अगला एक ये समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन। सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1907 में, और वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यह है 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, जो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं, और एक भारत आकर के गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु बनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की पुस्तकें, पहली पुस्तक है हिंद स्वराज, जो हम दक्षिण अफ्रीका में पढ़ चुके हैं। गांधी जी की हिंद स्वराज लिखी, दक्षिण अफ्रीका में लिखी, समुद्र यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका से लंदन जाते समय। ये गुजराती भाषा की पुस्तक है, गुजराती भाषा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार इंपॉर्टेंट, आपके ही एग्जाम में पूछा हुआ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अंग्रेजी में इसी को कहेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये गांधी जी की आत्मकथा है, सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है। किस भाषा में लिखी है, इस पर बड़ा विवाद होता है। एग्जाम में आया था प्रश्न, कोर्ट में भी गया हुआ है। इसकी भाषा आप गुजराती करोगे, मूल रूप से ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है, फिर बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हो गया था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पर आप करोगे गुजराती। तीसरी पुस्तक है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। चौथी पुस्तक है सर्वोदय। पांचवी पुस्तक है सत्याग्रह। छठी है गीता बोध, गीता महिमा। गांधी जी की काफ़ी पुस्तकें हैं, पर एग्जाम की दृष्टि से 2 ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब गांधी जी का हम लेते हैं समाचार पत्र।
पहला है इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था और अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। यंग इंडिया, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में लिखा 1919 में अहमदाबाद से निकाला। आपने यंग इंडिया और भी पढ़ा है। समाचार पत्र तो हो गया किनका, गांधी जी का, और एक पुस्तक है यंग इंडिया, वो लाला लाजपत राय की है। पुस्तक याद रखना, यंग इंडिया जो पुस्तक है, यंग इंडिया, ये लाला लाजपत राय करना, लाला लाजपत राय, शेर पंजाब, ये करना। और समाचार पत्र है महात्मा गांधी जी का। फिर लिखा हैरिजन, हमने समाचार पत्र पढ़ा यंग इंडिया। फिर इसी के साथ एक समाचार पत्र और लेते हैं नवजीवन, ये भी हिंदी और गुजराती का है, अहमदाबाद से लिखा और 1919 में लिखा। अब एक समाचार पत्र है हरिजन। गांधी जी दांडी यात्रा के बाद में साबरमती आश्रम को छोड़ देते हैं। समाचार पत्र लिखा जाता है हरिजन, हिंदी गुजराती में। और ये कहाँ से लिखा, पूना में। कब लिखा, 1933। गांधी जी ने काफ़ी विद्वानों की पुस्तकें पढ़ी और गांधी जी उनसे प्रभावित भी हुए। तो उन्हीं में से है एक रस्किन की पुस्तक, इम्पोर्टेंट है। रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट। गांधी जी का जो सर्वोदय है, सर्वोदय की जो विचारधारा थी, वो अनटू द लास्ट से ही प्रेरित होकर के गांधी जी ने प्रारंभ की थी। एक टोलस्टॉय की पुस्तक है व्हाट टू डू, और इम्पोर्टेंट दूसरी पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू। गांधी जी इनसे भी बड़े प्रभावित थे। हेनरी डेविड थोरो, इनकी पुस्तक थी ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा का कर्तव्य। इसी पुस्तक से प्रेरित होकर के गांधी जी ने अपने जीवन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से गांधी जी पर बड़ा पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव था। गांधी जी लिखते हैं कि जब मैंने बाइबल में ईसा का पर्वतीय वचन पढ़ा और उसमें लिखा है कि तुम किसी दूसरे को तकलीफ मत दो, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी उसके पास कर दो। और जब गांधी जी ने देखा कि महात्मा ईसा ने उनको मृत्युदंड देने वालों को भी क्षमा कर दिया, तो गांधी जी लिख रहे हैं इस गिरी प्रवचन ने मुझे आत्मा से झंझोर रख दिया। और गांधी जी का जीवन दर्शन निर्माण में इसका भी बड़ा योगदान है। गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी दर्शन, वो एक इस अवधारणा पर है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। और जब चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो, पर उसमें कुछ न कुछ उसकी आत्मा में ईश्वर का अंश होता है। और जैसे ही उस व्यक्ति की आत्मा वास्तविक स्वरूप समझेगी, वो अंश जगेगा, तो वो व्यक्ति सही हो जाएगा और वो किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। तो गांधी जी की यही जो अवधारणा है, इसी के आधार पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ ये हड़ताल के रूप में सत्याग्रह, सर्वोदय, इन चीज़ों का हजरत, इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो अंग्रेजों के हृदय में जो ईश्वरत्व का अंश है वो समझेंगे और भारत को आज़ादी दे देंगे। गांधी जी का एक न्यायधारिता का सिद्धांत भी है कि ये संपत्ति है, ये समाज की संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति जन्म के समय अपने साथ कुछ नहीं लेकर के आया था, किसी समाज से अर्जित की है, तो इस संपत्ति को समाज का ही हिस्सा माने और पूंजीपति संपत्ति को अपने व्यक्तिगत हित पर न खर्च करके समाज के हित में ही खर्च करें। ये गांधी जी का न्यायधारिता का सिद्धांत है। एक गांधी जी कहते थे, गांधी जी पहले कहते थे ईश्वर ही सत्य है, परंतु कुछ लोग
ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक भी होते थे। तो गांधी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, सत्य ही ईश्वर है। इस तरह गांधी जी ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सभी जगह अपने विचार रखे और गांधी जी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब अगली क्लास में हम गांधी जी के आंदोलन से शुरू करेंगे, चंपारण सत्याग्रह से। स्क्रीनशॉट ले लेंगे।